हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक को सीखेंगे, एक नए टॉपिक को जानेंगे और ये केमिकल बॉन्डिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में MOT कहते हैं। M मतलब मॉलिक्यूलर, O का मतलब ऑर्बिटल, T का मतलब थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं कि इस थ्योरी को डेवलप किसने किया था, सबसे पहले जो किसने दिया था। तो इस थ्योरी को सबसे पहले जो था किसने डेवलप किया था, किसने दिया था, तो डेवलप्ड बाय दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर दिया था। एक का नाम हुंड है और दूसरे एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मोलिकन है। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कंट्रीब्यूशन रहा है। इन दोनों साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर 1932 में इस थ्योरी को सबसे पहले डेवलप किया था। अगर हम लोग देखें कि इस थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं, जानना चाहें तो देखिए इस थ्योरी के इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसका क्या इम्पॉर्टेंस है, इस थ्योरी का क्या सिग्निफिकेंस है। इस थ्योरी का कई सारा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। जैसे पहला है, हम लोग तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। तो अगर हम लोग इसके इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है कि इस थ्योरी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में कहते हैं BO कहते हैं। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हम लोग रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि H2, H2 प्लस, H2 प्लस प्लस, H2 माइनस, H2 माइनस माइनस, इनमें किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगा, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी अधिक होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, या हम लोग कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन देता है एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है लेकिन हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? जैसे H2 प्लस प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी। फिर आप देखेंगे इसका अगला इंपॉर्टेंस है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरीके का है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये देखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पे देखा जाए तो सब्सटेंस या तो डायमैग्नेटिक होते हैं या सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो वो सब्सटेंस, उसका नेचर डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? बॉन्ड लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बॉन्ड लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, है ना, रिलेटिव अधिक होगा या रिलेटिवली कम होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग को बॉन्ड लेंथ पर चल गया तो कुछ और चीज़ें भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या निकाल सकते हैं, ये नोट में मैं ये पॉइंट मेजर करता हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर अधिक है, BO का मतलब बॉन्ड ऑर्डर,
तो जाहिर सी बात है कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अधिक होगा, और इसका बॉन्ड लेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। यह बॉन्ड लेंथ है, इसके साथ रिलेशन इन्वर्सली होता है। अगर इस रिलेशन की बात करते हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स अधिक है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अधिक है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, अधिक होगा, ठीक है ना, और बॉन्ड लेंथ कम होगा। अगर बॉन्ड लेंथ अधिक हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा। ये बातें आप समझिएगा। तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लोग दूसरी चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल और हम लोग स्टडी करते हैं। अगर हम लोग MOT में देखें, जैसे किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये सबको मालूम है कि कम से कम दो सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं तो इससे किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में कॉम्बिनेशन से होता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस MOT थ्योरी में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये देखिए, इसको मैं कह रहा हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको शॉर्ट में मैं कह सकता हूं BMO कह सकता हूं। और इसी तरीके के दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं ABMO। BMO का मतलब, B मतलब बॉन्डिंग, M का मतलब मॉलिक्यूलर, O का मतलब ऑर्बिटल। और ABMO का मतलब क्या हुआ? A का मतलब एंटी, B का मतलब बॉन्डिंग, M का मतलब मॉलिक्यूलर और O का मतलब ऑर्बिटल। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन बेसिक डिफरेंस को हम लोग मेंशन करते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, इसके एनर्जी जनरली लो होती है। तो इसकी एनर्जी कैसी होती है? लोअर एनर्जी होती है। ये बात समझ में आनी चाहिए। जबकि ABMO की एनर्जी की बात करते हैं तो BMO के कंपेयर में इसकी एनर्जी हायर होती है। तो इनकी एनर्जी की बात करते हैं बेटा, तो इनकी एनर्जी कैसी होती है? हायर एनर्जी होती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर BMO की बात करते हैं तो ये क्या करता है? दो एटम के बीच में बॉन्ड को फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। दो एटम के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। जबकि ABMO का जो तक काम ठीक इसका कंट्रास्टिंग है। ये दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड को डाइल्यूट करता है, उसको वैनिश करने का काम करता है। ये कोशिश करता है कि उनके बीच में बॉन्ड न बने। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, या इसी को कह सकते हैं सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ये दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को सपोर्ट करता है, उसके फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। और ये क्या करेगा? इसका ठीक रिवर्स इफेक्ट होता है, उल्टा इफेक्ट होता है। दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड के इफेक्ट को वेनिश करने का काम करता है, डाइल्यूट करने का काम करता है। इट वेनिश द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो BMO के ऑर्बिटल होते हैं, इन BMO के ऑर्बिटल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
इनका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, इनका सिंबल कैसे होगा, सिग्मा, पाई, डेल्टा, इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर मैं ABMO की बात करता हूं तो इनका सिंबल क्या होता है, इनके ऑर्बिटल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप देखो सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिग्मा है तो यहाँ पे इसका कंट्रास्टिंग सिग्मा स्टार, पाई का कंट्रास्टिंग पाई स्टार, और इसी तरीके से डेल्टा है तो डेल्टा का कंट्रास्टिंग क्या होगा, डेल्टा स्टार होता है। तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। एमओटी थ्योरी में दो तरीके के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, BMO पाया जाता है, ABMO। इसकी एनर्जी लोअर होती है, इसकी एनर्जी हायर होती है। ये दो एटम के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। जबकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि बॉन्ड अगर बन रहा है तो उसको डाइल्यूट करता है, उसको वेनिश करने का काम करता है ना, उसको वीक करने का काम करता है। इसका सिंबल सिग्मा है, पाई है, डेल्टा है। जबकि इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब जब मैंने आपको बताया था कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन जैसे हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी एक एक बात हम लोग देखते हैं। अब आइए इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस हम लोग देखते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज है, और बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में मैं BO कहूंगा, बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2, दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, इट इज द number of bonds present between two atoms। ये दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल कहूं तो ये देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। जैसे अगर O2 का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे आप देखते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो आप देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसी को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी एक फॉर्मूला है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे NB क्या है, अगर हम लोग NB की बात करते हैं तो इसको कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। NA क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। ABMO का मतलब क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 तरीके के केसेस बनते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि केस नंबर 1 की बात करता हूँ, केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, तो क्या समझ में आएगा, अगर NB की वैल्यू NA से अधिक है तो ऐसी कंडीशंस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा।
जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एन में जो था कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 4 हैं। एन ए में कितने हैं, 2 हैं, तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल होगा। तो अगर इस तरीके का है, फर्स्ट केस देखें, इफ NB वैल्यू इज ग्रेटर देन द NA, तब ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी ये पॉजिटिव साइन के साथ होगी। और जब ये पॉजिटिव साइन के साथ होगी तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा और नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नेचर में, और मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा, ये स्टेबल नेचर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर केस नंबर 2 की बात करते हैं, अगले केस की बात करते हैं, जैसे अगर ऐसा है कि NB की वैल्यू NA से कम है, यानी कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे NB की वैल्यू 2 है, BMO में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, NA में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा -2, -2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ गई। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ गई तो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो अनस्टेबल होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये किस नेचर का होगा, ये मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। केस नंबर 3 की बात करते हैं। अगर हम लोग केस नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हो गया कि अगर NB की वैल्यू NA के इक्वल है, यानी कि कहने का मतलब है जैसे अगर सपोज कीजिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 4 है, तो 4 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 0, 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन ही नहीं रहा है तो मॉलिक्यूल जो है कैसा, नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और बॉन्ड ऑर्डर की अगर वैल्यू 0 होगी तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ दैट इज मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। और मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये सारी बातें। तो ये मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। दूसरा एप्लीकेशन देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। आइए देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में क्या बातें हैं, क्या एमओटी थ्योरी बताता है, ये देखते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और किस तरीके का इंफॉर्मेशन और कैसे देगा इंफॉर्मेशन, इसकी बात करते हैं। सेकेंड हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर सब्सटेंस को 2 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके इस बिहेवियर को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसके इस बिहेवियर को डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, जिसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसी कंडीशन में वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। उस बिहेवियर को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और ऐसा सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग इसके बेस पर देखते हैं तो सब्सटेंस को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स होते हैं। पहले अगर टाइप की बात करते हैं तो जो पहला वाला टाइप है
उस टाइप को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये जो सब्सटेंस कहलाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये देखिए, हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस फिनोमेना को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। अब कोई भी सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चाहे बीएमओ हो चाहे एबीएमओ हो या दोनों में कहीं भी होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बीएमओ हो सकता है या एबीएमओ हो सकता है, कहीं भी है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, या हम लोग कह सकते हैं इसी को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, चाहे वो बीएमओ हो चाहे एबीएमओ हो या दोनों में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं दूसरे तरीके के सब्सटेंस के बारे में, तो दूसरे तरीके का सब्सटेंस क्या है, उसको हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक के जस्ट रिवर्स होती है। किसको कहेंगे? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्सन शो करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ये देखिए, मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस शोज रिपल्सन फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्सन शो करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, ये फिनोमेना, ये प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिज्म कहलाती है। अब कोई भी सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन क्यों शो करेगा? अगर उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि बीएमओ या एबीएमओ में कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? या तो ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं, या सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। ये ध्यान रखिएगा, डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी कंडीशन में ये सब्सटेंस कैसा शो करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे फिनोमेना को डायमैग्नेटिज्म कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो इस तरीके से ये बातें भी हम लोग को कहाँ से पता चल जाएगा, एमओटी थ्योरी से पता चल जाएगा। अब मैं नोट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट का फर्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जैसे दो सब्सटेंस हैं, एक सब्सटेंस का नेचर डायमैग्नेटिक है, दूसरे सब्सटेंस का नेचर पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक वाले सब्सटेंस का बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू अधिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो अधिक स्टेबल होगा पैरामैग्नेटिक से, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला केस। दूसरा केस ऐसा हुआ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू कम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से,
तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली अधिक होगी। अगर इस तरीके से है कि दो सब्सटेंस हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू सेम है, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे कि डायमैग्नेटिक वाला सब्सटेंस अधिक स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक। तो आप देखो 3 केसेस बन रहे हैं। पहला केस, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायमैग्नेटिक substance greater than paramagnetic substance, then ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी मोर स्टेबल। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस will be more stable, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने आपको बोला कि अगर बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अधिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपेयर में, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टेबिलिटी अधिक होगी, इट विल बी ग्रेटर स्टेबल, मोर स्टेबल। नोट का सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, अगर उल्टी कंडीशन हो गई कि इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेसर देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी मोर स्टेबल, यह अधिक स्टेबल होगा। मैंने आपको क्या बोला कि बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी मोर स्टेबल, ये अधिक स्टेबल होगा। तीसरा नोट का पॉइंट कि अगर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों की इक्वल है, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस equal to the bond order of paramagnetic substance, तो उस कंडीशन में भी हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कहेंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी मोर स्टेबल देन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस will be more stable। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा होगा, यह अधिक स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। कब, अगर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के इक्वल हुआ तो। चौथी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केवल ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयन पे अप्लाई होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 20 तक होता है। 20 से अधिक अगर 21 हो गया तो ये फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये देखिए MOT अप्लाइड ऑन मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज having up to 20 electrons मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर 20 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी कंडीशन में ये थ्योरी फेल हो जाती है। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बाहर आते हैं और किस पर आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आते हैं। अगर हम लोग MOT थ्योरी को देखते हैं
तो एमओटी थ्योरी में जो ऑर्बिटल्स हैं यानी कि बीएमओ और एबीएमओ हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, वो एनर्जी के बेस पर होती है, बिल्कुल आप बॉर रूल की तरह से ही होता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के रिगार्डिंग देखते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एमओटी थ्योरी में, तो ये तीनों लॉ को फॉलो करता है। कौन से तीनों लॉ को फॉलो करता है? ये देखिए, फॉलो ऑल थ्री लॉज। और ये तीनों लॉ क्या क्या हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा, अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अबाउ प्रिंसिपल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ होती है। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी बीएमओ या एबीएमओ में भरेगा, इसके बाद जो हायर एनर्जी में जाएगा। फिर दूसरी बात जो आप देखोगे कि ये पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी को फॉलो करता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज़ दिखाई देगी कि चाहे बीएमओ का ऑर्बिटल हो चाहे एबीएमओ का हो, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होता है। तीसरी बात, ये हुंड्स प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हुंड्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी लेवल पर एक से अधिक ऑर्बिटल है किसी सबसेल में, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और अगर इलेक्ट्रॉन जो तब बचता है उसके बाद जो तब पेयरिंग होती है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि बीएमओ में या एबीएमओ में सेम लेवल पर एक से अधिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर 0 से लेकर 14 तक होते हैं, उनमें किस तरीके से जो हम लोग देखेंगे कैसे जो तक कौन सा पैटर्न फॉलो होता है एमओटी का। तो देखें यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, 0 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पे किस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, सिग्मा 1s में भरते हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा स्टार 1s की होती है। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा 2s की होती है। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा स्टार 2s की होती है। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, पाई 2px और 2py की एनर्जी दोनों की इक्वल होती है, लेकिन सिग्मा स्टार 2s से अधिक होगी। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz की होती है। फिर इससे ज़्यादा किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की होती है। यानी कि कहने का अर्थ है कि पाई स्टार 2px और 2py इन दोनों की एनर्जी तो सेम होती है, और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी होती है। ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं, ये पैटर्न देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का, ये किसके लिए अप्लाई होता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये किसके लिए अप्लाई होगा, जैसे ये H2 में होगा, H2 प्लस में, H2 प्लस प्लस में, H2 माइनस में, H2 माइनस माइनस में। हाइड्रोजन में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस माइनस में 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसी तरीके से जो है ये पैटर्न किस में अप्लाई होगा, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, N2 प्लस हो गया, N2 प्लस प्लस हो गया, N2 माइनस माइनस हो गया, सॉरी माइनस हो गया, N2 माइनस माइनस हो गया, इनमें अप्लाई होगा। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस में 13, N2 प्लस प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस में 15,
N2 माइनस माइनस में 16। अब आप देखिए मैंने बोला कि ये 14 तक अप्लाई होता है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो N2 माइनस में तो 15 हो गया, N2 माइनस माइनस में जो था 16 हो गया। तो अब यहाँ पे 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो फिर ये पैटर्न अप्लाई नहीं होना चाहिए। होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसका न्यूट्रल पेरेंट एटम N2 है जिसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इसके न्यूट्रल पेरेंट एटम में जो था पैटर्न फॉलो होगा, वही पैटर्न जो था N2 माइनस या N2 माइनस माइनस में भी फॉलो होगा। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हो गया, CO प्लस प्लस हो गया, CO माइनस हो गया, CO माइनस माइनस हो गया, इन सभी में भी अप्लाई होता है। अगर CO की बात करता तो 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर जब 14 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा जी, तो यहाँ पर देखेंगे जो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक बिहेवियर, वो बिल्कुल सेम टू सेम नाइट्रोजन में होगा, या जो नाइट्रोजन में होगा वही CO में होगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि N2 प्लस की बात करते हैं तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, CO प्लस में देखिए इसमें भी 13 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जो बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस में होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, वही सेम टू सेम जो था CO प्लस में भी होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि CO माइनस, इसका कंपेयर करता हूँ N2 माइनस में, N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन है, CO माइनस में भी 15 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। देखिए कैसे 6 8 14 और एक निगेटिव चार्ज हो गया तो 15 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है दोनों में। तो जो बॉन्ड ऑर्डर N2 माइनस में होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, वही सेम टू सेम चीज़ होता है CO माइनस में भी होगा। N2 माइनस माइनस में देखें तो 16 इलेक्ट्रॉन है, CO माइनस माइनस में देखें तो 16 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर N2 माइनस में होगा, N2 माइनस माइनस में होगा, वही CO माइनस माइनस में भी होगा। क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो तो मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 से अधिक होते हैं, 15 से लेकर 20 तक होते हैं, तो उसमें क्या होगा जरा समझते हैं हम लोग। कि अगर हम लोग देखें कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर 15 इलेक्ट्रॉन से लेकर कितने होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं, तो उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है? सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होगा, वनली विद लिटिल चेंज। और ये लिटिल चेंज क्या है कि जो सिग्मा 2pz है वो यहाँ पे पाई 2px पाई 2py की जगह आ जाता है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये सिग्मा 2pz यहाँ पे आ जाएगा। और इसके कंपेयर में एनर्जी किसकी बढ़ जाएगी? पाई 2px और 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से ज़्यादा होगी, पाई 2px 2py की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। बस यही थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ यही होता है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये किस तरीके के मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगा, तो आइए देखते हैं किस तरीके के मॉलिक्यूल के लिए होगा। जिनके न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे हैं बेटा, 15 से लेकर 20 तक है, 14 से अधिक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये O2 हो गया, O2 प्लस हो गया, O2 प्लस प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया, O2 माइनस माइनस हो गया। देखा? इसी तरीके से अगर आप देखोगे, जैसे ये फ्लोरीन F2 हो गया, ये F2 प्लस प्लस हो गया, ये F2 माइनस हो गया, ये F2 माइनस माइनस हो गया। इसी तरीके से जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO हो गया, NO प्लस हो गया, NO प्लस प्लस हो गया, NO माइनस हो गया, NO माइनस माइनस, इन सब के लिए अप्लाई होता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O2 मॉलिक्यूल में 16, O2 प्लस में कितने हो गए 15, O2 प्लस प्लस में कितने हो गए 14। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हुआ तो आप सोचोगे कि ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसका न्यूट्रल पेरेंट एटम जो तक कौन सा है, O2 है। और O2 में इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, O2 में इलेक्ट्रॉन के नंबर आप देखोगे 14 से अधिक है, इसलिए जो O2 में पैटर्न अप्लाई होगा वही O2 प्लस प्लस में भी होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा मत बेटा जी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न अगर होगा, अगर अलग अलग जो तो मॉलिक्यूल है, अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन अगर उनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सब कुछ वैल्यू सेम आएगी। जैसे अगर आप देखो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, NO में देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। अब ये देखिए O2 प्लस में कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है, और NO में कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस में होगा वही बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा,
NO में होगा। जो मैग्नेटिक बिहेवियर O2 प्लस का होगा वही मैग्नेटिक बिहेवियर NO का होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि NO प्लस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14। O2 प्लस प्लस में देखेंगे तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है 14 है। तो जो बिहेवियर O2 प्लस प्लस में होगा वही बिहेवियर आप देखोगे कि NO प्लस में होगा, सेम टू सेम। तो इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन पढ़ा MOT थ्योरी का। ये MOT का पार्ट नंबर 1 था। अगले वीडियो लेक्चर में MOT थ्योरी के बहुत सारे एग्जांपल मैं बताऊंगा और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रिलेटिव मैग्नेटिक बिहेवियर, रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, ये सारी बातें हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।